नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान जो पीडी पाठक द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर 45 जिसका नाम है विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ये चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो बालक हैं विशिष्ट, कोई प्रतिभाशाली, कोई मंदबुद्धि, कोई समस्यात्मक, तो इन सभी बालकों की चर्चा आज के इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से संबंधित लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट बालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते हैं। इन बालकों के अलावा कुछ ऐसे भी बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ बालक मंदबुद्धि होते हैं, तो कुछ बालक जो होते हैं वो शिक्षा में पिछड़े हुए होते हैं और जो कुछ बालक होते हैं वो किसी न किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त होते हैं। इन सभी बालकों को ही विशिष्ट बालक माना जाता है। कोई तो शिक्षा में विशिष्ट है, कोई बुद्धि में विशिष्ट है और कोई पिछड़ने में विशिष्ट है और कोई किसी कमी के कारण विशिष्ट है। तो ये सभी क्या हैं, ये स्पेशल बालक हो गए, विशिष्ट बालक हो गए। फिर आगे है, इनको विशिष्ट बालकों मतलब एक्सपेंशनल चिल्ड्रन की संज्ञा दी जाती है। इनमें से हम जो 4 प्रकार के दो विशिष्ट बालक हैं उनका अध्ययन इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन। दूसरे जो विशिष्ट बालक होंगे वो हैं पिछड़े मतलब बैकवर्ड चिल्ड्रन। तीसरे जो विशिष्ट बालक हैं वो मंदबुद्धि हैं मतलब मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। और फिर हैं समस्यात्मक बालक जिसको बोलेंगे हम प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो ये 4 प्रकार हम आज के इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है प्रतिभाशाली बालक, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, वो हम देखने वाले हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है वो सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। वही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इनके विषय में कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उन विद्वानों में सबसे पहले हम स्किनर एंड हैरीमैन के विचार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो स्किनर व हैरीमैन महोदय ने बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उनका प्रतिशत कितना होता है, 100 में से 1% जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली माने जाते हैं। फिर क्रो एंड क्रो महोदय ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, मतलब जिसका IQ जो होता है वो 130 से ज़्यादा होता है, और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं कि साधारण से अधिक बुद्धि उनकी होती है। और दूसरे वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या फिर अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं। फिर अगले जो विद्वान हैं वो ट्रमन व ओडन महोदय हैं। इन्होंने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं वो हम देखने वाले हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है वो शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता
में सामान्य बालकों से बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर हम बात करें जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। स्किनर व हैरीमैन महोदय ने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए इनकी विशेषताएं बतलाई हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें विशाल शब्दकोश पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो तेज होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो दैनिक कार्यों में उनमें विभिन्नता पाई जाती है। प्रतिभाशाली बालकों में बालक जो होते हैं वो सामान्य ज्ञान में भी अन्य बालकों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक अध्ययन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली बालक अमूर्त विषयों में हमेशा उनकी रुचि होती है। प्रतिभाशाली बालक आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण होते हैं और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो मंदबुद्धि और सामान्य बालकों से उनमें अरुचि उत्पन्न होती है। प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर वो उनमें अरुचि रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीन होते हैं। बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि मतलब 130 प्लस IQ से लेकर 170 प्लस IQ तक के बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की हमने देख ली। अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कि उनकी एजुकेशन किस प्रकार की होती है। प्रतिभाशाली बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हेविंग्रेस्ट महोदय ने लिखा है कि इनकी एक पुस्तक है ए सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस पुस्तक में इन विद्वानों ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विशिष्ट योग्यताओं का विकास करना होता है। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के कार्यक्रम का स्वरूप जो है वो निम्नलिखित होना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो है वो है सामान्य रूप से कक्षा उन्नति, मतलब सामान्य रूप से कक्षा की उन्नति। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रतिभाशाली बालकों को एक वर्ष में 2 बार कक्षोन्नति दी जानी चाहिए कि उनको एक ही शैक्षणिक वर्ष में 2 कक्षा पास करने दी जानी चाहिए। उनके विपरीत दूसरे मनोवैज्ञानिकों का ये विचार है कि ऐसा करना उनको सीखने की प्रक्रिया के क्रमिक विकास के लाभ से वंचित करना है। कि जो इसके विपरीत विचार रखने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वर्ष में उनको आराम से क्रम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनका विचार यह भी है कि यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सब विषयों में विशेष योग्यता हो, कि जो बच्चा होता है उसकी किसी एक सब्जेक्ट में अधिक रुचि होती है और एक सब्जेक्ट जो है वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि सब विषयों में विशेष योग्यता हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी दशा में उच्च कक्षा में पहुंचकर उनमें असमायोजन की जो प्रक्रिया है वो उत्पन्न हो जाती है और वो असमायोजित बालक बन जाते हैं। इसके संबंध में क्रो महोदय ने लिखा है, उन्होंने परामर्श देते हुए लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक जो है इसको सामान्य रूप से विशिष्ट कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए, कि सामान्य कक्षाओं को छोड़कर इनको विभिन्न जो कक्षाएं हैं उनमें अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसका अभिप्राय यही है कि प्रतिभाशाली बालकों को वर्ष के अंत में उसी प्रकार कक्षोन्नति दी जानी चाहिए जिस प्रकार अन्य जो साधारण बालक हैं उनको दी जाती है। तो एक वर्ष में एक कक्षा में अध्ययन उनको करवाना चाहिए। फिर दूसरा है विशेष व विस्तृत
पाठ्यक्रम। एक वर्ष में 2 बार कक्षोन्नति देने के बजाय प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए कि जो साधारण बालक हैं उनसे अलग हटकर उनका जो पाठ्यक्रम है वो विशेष होना चाहिए और विस्तृत कर देना चाहिए, मगर वर्ष में 1 बार ही उनको कक्षोन्नति देनी चाहिए। इस पाठ्यक्रम में अधिक और कठिन विषय जोड़ने चाहिए ताकि जो प्रतिभाशाली बालक हैं वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क, चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको खोज, मौखिक और स्वतंत्र कार्यों, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी अधिक ध्यान देना चाहिए। उसे उनको नियमित रूप से ये परामर्श और निर्देशन भी देना चाहिए और इन विधियों का अनुसरण करके ही प्रतिभाशाली बालक जो है उनको उनकी विशेष योग्यताओं के अनुसार प्रगति करने के लिए अनुप्राणित कर सकता है। अगला बिंदु है संस्कृति की शिक्षा। होलिंगवर्थ महोदय ने अपनी पुस्तक एन इनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति के विकास की शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली जो बालक हैं वे समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें। अगला बिंदु है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट कक्षाओं और विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके मत के विरोध में दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना तर्क दिया है कि ऐसी जो विशिष्ट कक्षाएं हैं और जो विशिष्ट विद्यालय हैं वो प्रतिभाशाली बालकों में असमायोजन की दोषपूर्ण प्रवृत्ति को सबल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस प्रवृत्ति से मुक्त कर रखने और उनमें समायोजन के गुण का विकास करने के लिए ये जरूरी है कि उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। अगला बिंदु है विशेष अध्ययन की सुविधाएं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको सामान्य विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि होती है। उनको इस रुचि का विकास करने और उनको अधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय होने चाहिए। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उनको जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको अधिक ज्ञान का अर्जन करने में अपूर्व सहायता दे सकती हैं। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनमें रुचियों का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है कि उनमें जो रुचियां हैं वो बहुत सी पाई जाती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की तुष्टि केवल अध्ययन से ही नहीं हो सकती, अतः विद्यालय को अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का उत्तम आयोजन भी समय समय पर करना चाहिए। अगला बिंदु है सामाजिक अनुभवों के अवसर। प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों की सामाजिक क्रियाओं से पृथक नहीं रखना चाहिए। इन
इन क्रियाओं में भाग लेकर ही उनको सामाजिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और ये सामाजिक अनुभव उनको निश्चित रूप से सामाजिक समायोजन करने में महत्वपूर्ण सहायता दे सकते हैं। इन अनुभवों के अभाव में जो प्रतिभाशाली बालक है वो असमायोजित हो सकता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक जो है वो सामाजिक समायोजन से अपनी रक्षा कर सके। अगला बिंदु है नेतृत्व का प्रशिक्षण। क्रो एंड क्रो महोदय ने इसके संबंध में लिखा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतृत्व की आशा करते हैं इसलिए उनको विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। इसमें हम देखेंगे कि शेफल महोदय ने अपनी पुस्तक द गिफ्टेड चाइल्ड इन रेगुलर क्लासरूम में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो है सदैव उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए। इस दिशा में परिवार, विद्यालय और समाज को एक दूसरे को इस प्रकार सहयोग प्रदान करना चाहिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उस प्रतिभाशाली बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाए। तो ये तो बात हुई प्रतिभाशाली बालक के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं पिछड़े बालक कि जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य जो एवरेज वर्क है वो बालक कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से वो पीछे रहता है। कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और जो कक्षा के जो एवरेज बालक हैं उन बालकों से वो पीछे रहता है। तो जो पीछे रहता है उनके समान कार्य नहीं कर सकता उसे हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं है कि जो मंद बुद्धि हैं वही पिछड़े बालक होते हैं। मंद बुद्धि बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें कहा कि पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें से मंद बुद्धि होना भी एक प्रमुख कारण होता है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे ही हम पिछड़ा बालक कहेंगे, वरना उसे पिछड़ा बालक नहीं कह सकते। पिछड़े बालक के विषय में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। सबसे पहले सोनेल महोदय ने लिखा है कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य बालकों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। वही क्या होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं। फिर है हिज मेजेस्टी एंड स्टेशनरी ऑफिस। इन्होंने पिछड़े बालकों के संबंध में कहा है कि पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में हमेशा असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के जो अधिकांश सामान्य या प्रतिभाशाली बालक हैं वो आगे बढ़ते हैं, वैसी गति से पिछड़े बालक आगे नहीं बढ़ते। कि एक तो होशियार बच्चा है और एक थोड़ा कमज़ोर बच्चा है तो वो एक जैसी गति से आगे नहीं बढ़ते। होशियार जो है, इंटेलिजेंस जो बच्चा है वो नॉलेज को जल्दी एक्सेप्ट करता है और जो पिछड़ा बालक है वो उस नॉलेज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर सिरिल बर्ट महोदय ने क्या कहा है कि पिछड़ा बालक वो बालक है जो अपने विद्यालय जीवन के
मध्य में अर्थात उसका विद्यालय जीवन का मध्य कौन सा होता है, लगभग 10 वर्ष और 6 महीने की आयु, मतलब 10.5 वर्ष का जो बालक होता है उससे ये संबंधित है। अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को वो नहीं कर सकता है जो उसकी आयु के बालकों के लिए एक सामान्य कार्य है। कि उस जो पिछड़ा बालक है उसकी पहचान यही है कि वो जो नीचे की कक्षा है उस कक्षा के जो क्वेश्चन हैं उनको वो सॉल्व नहीं करता है, और उन्हीं क्वेश्चनों को जो सामान्य बालक हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अभी अभी पढ़ा है और वो अगली क्लास में आए हैं। तो पिछड़े बालक जो हैं वो पिछला जो वर्क है, जो कार्य है, वो भी वो नहीं कर पाते हैं। फिर हम देखेंगे पिछड़े बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उप्पू स्वामी महोदय ने इनकी विशेषताओं के संबंध में लिखा है कि पिछड़े बालकों की जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, और जो पिछड़े बालक हैं उनको जीवन में निराशा का अनुभव प्राप्त होता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति भी पिछड़े बालकों में पाई जाती है। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी पिछड़े बालकों की विशेषता है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि भी पिछड़े बालकों को प्राप्त होती है। पिछड़े बालक जो हैं वो सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में सफल नहीं होते हैं, वो उनमें असमर्थ रहते हैं। पिछड़े बालक सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण पिछड़े बालकों की प्रमुख विशेषता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार जो है वो हमें पिछड़े बालकों में देखने को मिलता है। बुद्धि परीक्षाओं में जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, उनका जो IQ होता है वो निम्न होता है, मतलब 90 से लेकर 110 तक उनका IQ होता है। विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता भी पिछड़े बालकों में पाई जाती है। अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी जो पिछड़े बालक हैं वो असमर्थ होते हैं। फिर हम देखें पिछड़ेपन का शैक्षिक मंदता के पिछड़ेपन या फिर शैक्षिक मंदता के क्या कारण हो सकते हैं। तो इनके संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम होता है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं कि सीखने में जो मंदता है, जो उसका उनकी जो गति है सीखने की वो मंद होती है, तो उसके अनेक कारण हमें मिलते हैं। हम प्रमुख कारणों को आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला कारण है सामान्य से कम शारीरिक विकास। कुछ बालक होते हैं उनको वंशानुक्रम, वातावरण आदि के प्रभावों के कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास उनका होता है। ऐसे बालकों में शारीरिक और मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है, जिसके फलस्वरूप वे सामान्य बालकों के समान शारीरिक और मानसिक परिश्रम न कर सकने के कारण उनसे पीछे रह जाते हैं। दूसरा कारण है शारीरिक दोष। कुछ बालकों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे शारीरिक निर्बलता, कम सुनना, बोलने में तुतलाना या फिर हकलाना, बाएं हाथ से काम करना, ये सभी शारीरिक दोष हैं। इनमें से एक या अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक कार्य नहीं करने देते, वे उनके सीखने की गति में रुकावटें डालते हैं, जिसके फलस्वरूप उन बालकों की सीखने की गति जो है वो बहुत धीमी हो जाती है और वो बालक दूसरे बालकों से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े
जाते हैं। फिर है शारीरिक दोष। कुछ बालकों में अस्वस्थ वातावरण, कुपोषण आदि के कारण अनेक शारीरिक रोग उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि खांसी, नज़ला, टॉन्सिल, तपेदिक, आंतों की गड़बड़ी, निर्बल पाचन शक्ति, ग्रंथियों का ठीक कार्य न करना। तो ये सभी जो हैं ये रोग उन बच्चों में आ जाते हैं। ये रोग बालक की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, जिससे कि वह बालक थोड़ा सा कार्य करने के बाद ही सिर दर्द और मानसिक थकान का अनुभव वो करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह कार्य को स्थगित कर देता है, कि उसको आगे खिसका देता है कि आज वो थक चुका है, ये कार्य वो कल करेगा, तो कल पर उसको स्थगित कर देता है और कभी कभी विद्यालय भी नहीं जा पाता है। ये दोनों बातें उसके पिछड़ेपन में योगदान देती हैं। अगला जो कारण है वो है निम्न सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि शैक्षिक पिछड़ेपन और मंदता का एक गंभीर कारण मानी जाती है। सोनेल महोदय का इसके संबंध में मत है कि उन्होंने 65% से लेकर 80% तक पिछड़े बालक जो होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, और शेष जो बालक होते हैं उनको संवेगात्मक एवं सामाजिक असमायोजन के कारण शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैलेंटाइन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि बर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया है उनमें से 95% बालक की बुद्धि जो होती है वो सामान्य बुद्धि से निम्न ही होती है। अगला बिंदु है परिवार की निर्धनता। परिवार की निर्धनता जो है यह बालकों की शैक्षिक प्रगति पर 3 प्रकार से विपरीत प्रभाव डालती है। पहला प्रभाव है बालकों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे बालक निर्बल, कमजोर हो जाते हैं और अधिक परिश्रम उनके द्वारा नहीं होता है। दूसरा प्रभाव है जो निर्धन बालक हैं उनको शिक्षा की उत्तम सुविधाएं और पठन सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता है, जिसके फलस्वरूप वो निर्धन बालक जो हैं वो धनी परिवार के बालकों के समान शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव है जो निर्धन परिवार के बालक हैं उनको अपने परिवार की जीवन संबंधी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए अपने माता पिता के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से कोई अन्य कार्य करना पड़ता है, ताकि उनको उनकी आर्थिक व्यवस्था उनकी पढ़ाई के अनुकूल हो जाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता। वे अपने घर के कार्यों में हाथ बटाते रहते हैं। इस प्रकार परिवार की जो निर्धनता है वो बालकों के पिछड़ेपन की सीमा का विस्तार करती चली आती है। अगला कारण जो है वो है परिवार का बड़ा आकार, कि बड़ा परिवार जो है वो भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या तो अधिक होती है, पर उस अनुपात में निवास स्थान जो है उनके रहने की जो जगह है उसमें अभाव होता है, कि जैसे 2 या 4 कमरे हैं और उन कमरों में उस परिवार में रहने वाले 10 या 15 हो जाएं, तब उनका जो निवास स्थान है वो उनके लिए छोटा पड़ जाता है। यह बात आधुनिक नगरी में विशेष रूप से आधुनिक जो नगर हैं उनमें विशेष रूप से दिखाई देती है, कि वहाँ थोड़े से जगह में ही बहुत सारे लोग निवास करते हैं। इस प्रकार के परिवारों में बालकों को अध्ययन के लिए एकांत स्थान प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उन बालकों में हर घड़ी इतना कोहराम मचा रहता है
कि बालकों को पूरी नींद, सोना या फिर आराम करना उन बालकों के लिए हराम हो जाता है। ये दोनों ही कारण उनको अन्य बालकों से पीछे ढकेल देते हैं। अगला जो कारण है वो है परिवार के झगड़े। कुछ परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे से सामंजस्य करने का गुण नहीं होता है, अतः वे परिवार जो हैं निरंतर किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि बालक जो होगा वो चिंताग्रस्त हो जाएगा और अपने आप को असुरक्षित दशा में मान लेगा, जिसके परिणामतः वे बालक अपने ध्यान को अध्ययन पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे और कक्षा में वो पिछड़ जाएंगे। अगला कारण है माता पिता की अशिक्षा। अशिक्षित माता पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझने के कारण उस बालक से उसे अपने बालकों के लिए निरर्थक समझते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चों के संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि ऐसे माता पिता के बच्चों में कैसे जो अनपढ़ माता पिता हैं, तो अनपढ़ माता पिता के बच्चों में न केवल शैक्षिक पिछड़ेपन का विकास होता है, बल्कि वे बालक जो हैं वो शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं कि उनकी कोई भी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। अगला बिंदु है माता पिता की बुरी आदतें। कुछ माता पिता में अनेक बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि आलस्य, लापरवाही, कामचोरी, ये सभी क्या हैं? बुरी आदतें हैं। उनके निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनकी जो बुरी आदतें हैं, उन आदतों का उनके बालकों पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वो बालक जो हैं वो अध्ययन से मतलब शिक्षा प्राप्त करने से वो जी चुराने लगते हैं। विद्यालय कार्य में वो लापरवाही बरतने लगते हैं और नियमित रूप से वो कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। इन सब बातों का नतीजा यही होता है कि शिक्षा प्राप्त करने में वो बालक सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अगला जो कारण है वो है माता पिता का दृष्टिकोण। कुछ माता पिता जो होते हैं वो अपने बालकों के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर होते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं वो उनको आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करते हैं। या तो माता पिता बालक के प्रति कठोर हो जाएंगे या फिर वो अपने बालक के प्रति अधिक प्यार जुटाएंगे। दोनों प्रकार के माता पिता अपने बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास नहीं होने देना चाहते। इन गुणों के अभाव में शिक्षा में किसी प्रकार की प्रगति करना असंभव है। अगला बिंदु है विद्यालयों में अनुपस्थिति। कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालयों में नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, मतलब विद्यालय नहीं आ पाते, जैसे कि बीमारी या फिर देर से विद्यालय में प्रवेश या फिर पिता का एक स्थान से दूसरी स्थान पर ट्रांसफर आदि कार्य हो सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में ऐसी अनेक बातें कक्षा में पढ़ा दी जाती हैं जिनको फिर कभी उन बालकों को दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। अतः इन बातों से बालकों का पिछड़ जाना भी एक स्वाभाविक कार्य है। अगला कारण है विद्यालयों का दोषपूर्ण संगठन या फिर वातावरण। जिन विद्यालयों का संगठन और वातावरण जो है वो दोषपूर्ण होता है, वे विद्यालय न केवल बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन में बल्कि शैक्षिक मंदता में भी अपना योग देते हैं। इस प्रकार से विद्यालयों में पाई जाने वाली कुछ अवांछनीय बातें जो हैं वो निम्नलिखित हैं। उसमें पहली बात है पाठ्यक्रम के कठोर और संकीर्ण होने के कारण बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा है अयोग्य अध्यापकों द्वारा अमनोवैज्ञानिक और परंपरागत जो पुरानी शिक्षण विधियों हैं उनका प्रयोग
किया जाता है। अगला जो अवांछनीय बात है वो है अध्यापकों के कठोर व्यवहार के कारण बालकों में हमेशा भय की उत्पत्ति रहती है। अगली जो अवांछनीय बात है वो है निर्देशन के अभाव के कारण बालकों द्वारा गलत विषयों का चुनाव कर लिया जाता है। अगला मुख्य बिंदु है पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं एवं शिक्षा की अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण बालकों की रुचियां और क्षमताओं के विकास के लिए उचित अवसरों की अप्राप्ति। तो ये अवांछनीय बातें हैं। ये सभी बातें किसी न किसी रूप में बालकों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। अगला बिंदु है पिछड़ेपन या फिर मंदता के निवारण के कौन कौन से उपाय हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन या फिर शैक्षिक मंदता के लिए कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि विभिन्न कारण जो हैं वो सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बालक के पिछड़ेपन के विभिन्न कारण हो सकते हैं। इन कारणों का जो संबंध है वो उनके परिवार एवं विद्यालय और स्वयं उनके शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के स्वरूप से होता है। अतः उसका उपचार तभी किया जा सकता है जब उसका विशेष अध्ययन करके उसके पिछड़ेपन के कारणों को खोज कर ली जाए कि उनके जो पिछड़ेपन के जो कारण हैं उन कारणों की तलाश की जानी चाहिए। इसके संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों इन सबको सम्मिलित रूप से कार्य करना चाहिए ताकि ठीक कारणों की खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त उपचारों का प्रयोग किया जा सके। हम कुछ मुख्य उपाय या उपचार नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें पहला मुख्य उपाय या उपचार है बालकों के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार। दूसरा जो बिंदु है वो है बालकों की शारीरिक निर्बलता दूर करने के लिए संतुलित भोजन और शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था करना। तीसरा बिंदु है निर्धन परिवारों के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों की योजना शुरू करना। अगला बिंदु है अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु तक बालकों द्वारा धनोपार्जन के लिए कार्य करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला बिंदु है बालकों के परिवारों के वातावरण में सुधार करवाना चाहिए। अगला बिंदु है बालकों के अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए अविराम क्रियाशीलता करना, मतलब जो अभिभावक हैं उनको साक्षर बनाने के लिए बिना रुके कार्य करते रहना है। अगला बिंदु है बालकों के माता पिता में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए प्रचार फिल्म प्रदर्शन करना। अगला बिंदु है बालकों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण। अगला बिंदु है बालकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करना। अगला बिंदु है बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना करना। अगला बिंदु है बालकों की योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करना। और फिर लास्ट है बालकों के लिए शैक्षिक निर्देशन का प्रबंधन करना। अंत में हम यही कह सकते हैं कि कुप्पुस्वामी महोदय ने जो विचार रखे हैं वही हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि उपचार के उपाय चाहे जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और जन्म योग्यताओं की जो जन्मजात योग्यताएं हैं उनके द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए उनको अपनी स्थिति की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना होना चाहिए कि हमें उनके प्रति समायोजन करवाना चाहिए। फिर है पिछड़े बालकों की शिक्षा कि जो पिछड़े बालक हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए।
स्टोन्स महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान जो है वो यही सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर विशेष बालक जो हैं वो शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय या अर्थ यही है कि उनकी शिक्षा का उपयुक्त संगठन। हम इस संगठन के आधारभूत तत्वों को यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करना। पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उनकी आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रोफेसर उदय शंकर ने लिखा है कि यदि पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो वे पिछड़े जाएंगे और जिसके फलस्वरूप वे अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जाएंगे। विशिष्ट विद्यालयों में उनको अपनी कमियों का कम ज्ञान होगा और वे अपनी समान बालकों के समूह में अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों में उनको उनके लिए प्रतिद्वंदिता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक प्राप्त होगा। यदि ये विशिष्ट विद्यालय सावास विद्यालय हो तो पिछड़े बालकों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। ऐसे विद्यालयों में उनके पिछड़ेपन के कारणों का सरलता से अध्ययन करके उपचार किया जा सकता है। इंग्लैंड में इस प्रकार के विद्यालय हमें देखने को मिलते हैं और उनमें 100 से अधिक छात्र नहीं रखे जाते। अगला बिंदु है विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। यदि किसी कारण से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करना संभव नहीं हो पाता है तो उनके लिए प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं स्थापित की जानी चाहिए। इन कक्षाओं के संबंध में स्टोनेस ने लिखा है, सुझाव देते हुए लिखा है कि इन कक्षाओं में 20 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होनी चाहिए, कि जो छात्र संख्या है वो अधिकतम 20 होनी चाहिए। ये कक्षाएं भिन्न भिन्न विषयों की होनी चाहिए, कि जो सब्जेक्ट है वो भी डिफरेंस होने चाहिए और इसमें उन विषयों में पिछड़े हुए विद्यालय के सब छात्रों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला बिंदु है जिन विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है उनमें 1 या 2 कक्षाओं को चलाने की व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए। इस कक्षा या इन 2 कक्षाओं में विद्यालय के सब पिछड़े हुए छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षा उन्हें प्रदान करनी चाहिए। अगला बिंदु है विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। कुप्पुस्वामी महोदय के अनुसार पिछड़े हुए बालकों के विशिष्ट विद्यालयों का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें अगर लिखित बातों को विशेष महत्व दिया जाए। वो बातें कौन कौन सी हैं? विभिन्न प्रकार की अधिकतम छात्र क्रियाएं, बालकों को पर्याप्त पर नियंत्रित स्वतंत्र अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पूर्ण अभिलेख। अगला बिंदु है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति। पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति सदैव करनी चाहिए। अच्छे शिक्षक का वर्णन करते हुए भट्ट महोदय ने द केसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस पुस्तक में लिखा है कि पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने के बजाय व्यवहारिक मनुष्य होना चाहिए। उसकी रुचियाँ पुस्तकीय होने के बजाय मूर्त होती हैं और उसमें शारीरिक रूप से कार्य करने की योग्यता पाई जाती है। अगला बिंदु है छोटे समूहों में शिक्षा।
पिछड़े बालक जो हैं वो वास्तविक प्रगति तभी कर सकते हैं जब शिक्षकों द्वारा उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाएगा। यह तभी संभव होगा जब उनको छोटे समूह में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में स्टोनेस ने लिखा है कि 3 सुझाव इन्होंने दिए हैं। पहला सुझाव दिया है कि कक्षा में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। दूसरा सुझाव दिया है यदि छात्रों में किसी प्रकार के शारीरिक दोष हैं तो उनकी संख्या 20 से कम होनी चाहिए। और तीसरा सुझाव दिया है कि एक कक्षा में छात्रों का केवल एक अध्यापक द्वारा ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि एक कक्षा और एक अध्यापक, कि वही अध्यापक उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। पिछड़े बालकों के लिए विशेष प्रकार के सिलेबस का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो अधिक से अधिक लचीला होना चाहिए और सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से वो कम बोझिल होना चाहिए एवं वो कम विस्तृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह बालकों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए और उनके जीवन से संबंधित और उनकी शैक्षिक क्रियाओं के अनुरूप वो होना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला वो होना चाहिए। उसके उद्देश्य के बारे में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बालकों को विद्वान बनाने के बजाय जीवन के लिए तैयार करे एवं उनको बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता वो बनाए। अगला बिंदु है अध्ययन के विषय। पिछड़े बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है, अतः उनके अध्ययन के विषय न तो अमूर्त होने चाहिए और न उनमें सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की अधिकता होनी चाहिए। स्किनर एंड हैरीमैन महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का संबंध उनके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक में सामाजिक कुशलता पैदा करता है। अगला बिंदु है हस्तशिल्पों की शिक्षा। पिछड़े बालकों में तर्क और चिंतन की शक्तियों का पूर्णतः अभाव होता है, अतः उनके लिए मूर्त विषयों के रूप में हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों को अगर लिखित शिल्पों की शिक्षा दी जा सकती है कि वो कौन कौन से हस्तशिल्प हैं जिनकी शिक्षा पिछड़े बालकों को प्रदान करनी चाहिए। कताई, बुनाई, जल्दसाजी और टोकरी बनाना, या फिर बैंत, धातु, लकड़ी और चमड़े का काम सिखाना। तो इस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए आगे जो लिखा है कि उन्हें कौन से शिल्प की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो बालिकाओं को बुनना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, भोजन बनाना और गृह विज्ञान से संबंधित अन्य कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला बिंदु है सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की आत्म अभिव्यक्ति की शक्तियों का विकास करने के लिए उनको उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार संगीत, नृत्य, ड्राइंग और अभिनय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनमें नैतिक गुणों का विकास करने के लिए उनको वीर मनुष्यों और महान पुरुषों एवं महिलाओं की कहानियों को भी नाटकों के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि उनको उनके माध्यम से शिक्षा दी जा सके। अगला बिंदु है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़े जो बालक हैं उनमें सामान्य बुद्धि जो होती है वो कम होती है, अतः उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी विधियां हैं? विधियां जो हैं वो सरल और रोचक होनी चाहिए और जो शिक्षण की जो रफ्तार है वो धीमी गति से उन्हें शिक्षण
प्रदान करना चाहिए। शिक्षण को बालकों के दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं से संबंधित करके उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा उनको दी जाए। शिक्षण के विभिन्न उपकरणों का उदार प्रयोग उनके समक्ष करना चाहिए। कम से कम मौखिक शिक्षण उनको दिया जाए। पढ़ाए गए विषयों की बार बार पुनरावृत्ति उनके सामने की जाए ताकि उनको याद रह सके। अर्जित ज्ञान को प्रयोग करने के अवसर भी उन्हें प्रदान करने चाहिए। योजना पद्धति के आधार पर उन्हें कार्य करवाने चाहिए। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि स्थानों का भ्रमण उन्हें समय समय पर करवाना चाहिए। स्टोन्स महोदय के अनुसार इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक बार में अधिक न पढ़ा दिया जाए, कि उनको थोड़ा पढ़ाना चाहिए ताकि वो उसे याद कर सके। ऐसे नहीं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी तरह उन्हें अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। फिर है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है? मानसिक मंदता का जो सामान्य अर्थ है वो है औसत से कम उनकी मानसिक योग्यता। मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम पाई जाती है। अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता हमें देखने को मिलती है। स्किनर महोदय ने मानसिक मंदता के संबंध में कहा है कि मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि मानसिक मंदता वाले जो बालक हैं उनको हम मंदबुद्धि या फिर अल्प बुद्धि या फिर विकल बुद्धि या फिर धीमी गति से सीखने वाले या फिर पिछड़े हुए या उनको मूड भी कह सकते हैं। तो ये जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सन 1913 तक मंदबुद्धि और पिछड़े हुए व्यक्तियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता था। उस वर्ष इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाकर इस अंतर को जन्म दिया गया। तो 1913 के बाद में इनमें अंतर किया गया। इससे संबंधित वहाँ और अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन करने शुरू किए गए, जिसका परिणाम यह निकला, अमेरिका में मंदबुद्धि बालकों और पिछड़े बालकों में स्पष्ट अंतर कर दिया गया था। साथ ही मानसिक मंदता की सरकारी परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसकी शुरुआत बालक के विकास की अवधि में होती है और यह अगर लिखित में से एक या फिर एक से अधिक अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। इसमें आते हैं परिपक्वता, अधिगम मतलब सीखना और सामाजिक समायोजन। तो ये तो इसका अर्थ हुआ। फिर हम देखेंगे मंद बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो ये तो सामान्य अर्थ की बात हुई थी, अब इसका अर्थ और हम देखने जा रहे हैं। मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं, मतलब डल होते हैं, इसलिए उनमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति बिल्कुल ही कम होती है। फिर अलग अलग विद्वानों ने मंद बुद्धि बालकों की परिभाषाएं दी हैं। क्रो एंड क्रो महोदय ने इनके संबंध में कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। स्किनर महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उस निश्चित समय में एक वर्ष के अंदर उसे पूरा कर लेता है तो उनको सामान्य छात्र कहा जाएगा, और जो छात्र उस एक समय में या निश्चित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको हम मंदबुद्धि छात्रों की श्रेणी में रखेंगे। विद्यालय में ये धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी ये धारणा प्रचलित है।
फिर अगली परिभाषा है, आधुनिक समय में मंदबुद्धि बालकों से संबंधित उपयुक्त धारणा में अत्यधिक बदलाव लाया गया है। इस पर प्रकाश डालते हुए पोलक एंड पोलक महोदय ने लिखा है कि मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने कि सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। फिर हम आगे बात करें मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं, कि मंदबुद्धि जो बालक हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा जो विशेषताएं बताई गई हैं मंदबुद्धि बालकों की, वो देख लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने पहली विशेषता बताई है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो दूसरों को मित्र बनाने की उनकी अत्यधिक इच्छा होती है। फिर दूसरों के साथ मित्र बनाए जाने की कम इच्छा भी मंदबुद्धि बालकों में होती है। कोई तो मित्र बनाता है, कोई नहीं बनाता है। विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा भी मंदबुद्धि बालकों को मिलती है। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, ये भी मंदबुद्धि बालकों में हमें देखने को मिलता है। फिर स्किनर महोदय ने भी मंदबुद्धि बालकों के संबंध में विशेषताएं बतलाई हैं। वो है कि सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में उनको कठिनाई अनुभव होती है। व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं भी मंदबुद्धि बालकों में होती हैं। मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास उनमें होता है। दूसरों की तनिक भी चिंता नहीं करने के बजाय केवल अपनी चिंता करने वाले मंदबुद्धि बालक होते हैं। किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करना, उदाहरण के रूप में धन की चोरी, धन को चुराना बुरी बात है, पर भोजन और अन्य वस्तुओं की चोरी जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। कार्य और कारण के संबंध में उटपटांग धारणाएं प्रकट करना, जैसे कि अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर दोष आरोपित करना। फिर फ्रेंडसन महोदय ने भी मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं बतलाई हैं। उन्होंने बतलाया है, आत्मविश्वास का अभाव मंदबुद्धि बालकों में पाया जाता है। 50 से 70 या फिर 75, 50 से लेकर 70 या 75 तक IQ वाले जो बालक होते हैं वो मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार वो करते हैं, जैसे कि प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या फिर आक्रमण पर आधारित व्यवहार। मंदबुद्धि बालक धीरे धीरे सीखते हैं, अनेक गलतियां करते हैं, जटिल परिस्थितियों को ठीक करने से नहीं समझते हैं, कार्य कारण संबंधों को समझने में साधारणतः वो असफल होते हैं और अनेक कार्यों के परिणामों पर उचित विचार किए बिना बहुधा भावावेशपूर्ण व्यवहार वो करते हैं। फिर है मंदबुद्धि बालक की शिक्षा, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होना चाहिए जो पिछड़े बालकों की शिक्षा का हमने देखा था, अतः हम उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं करेंगे। अमेरिका में भी मंदबुद्धि बालकों के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों और कुछ अन्य उल्लेखनीय बातों को हम यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में स्किनर महोदय ने बताया है कि अमेरिका में मंदबुद्धि बालकों के लिए 3 विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पहला था अपनी देखभाल का प्रशिक्षण। मंदबुद्धि बालकों को अपनी देखभाल का प्रशिक्षण, कपड़े पहनने और उतारने के अभ्यास, भोजन करते समय के शिष्टाचार, सफाई की आदतों और अपनी वस्तुओं एवं वस्त्रों की रक्षा करने की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रशिक्षण।
मंदबुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण, सहयोगी खेलों, सामूहिक कार्यों, पर्यटनों, अध्ययन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। फिर है आर्थिक प्रशिक्षण। मंदबुद्धि बालकों को आर्थिक प्रशिक्षण, हस्तशिल्पों और छोटे छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। फिर है पाठ्यक्रम। स्किनर महोदय के अनुसार अमेरिका में इलिनॉइस राज्य में मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके जीवन की समस्याओं के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किए गए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा उनको दी जाए। पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा भी उन्हें दी जाए। सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण संबंधी नियमों की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। सुनने, निरीक्षण करने, बोलने और लिखने की शिक्षा भी उन्हें दी जानी चाहिए। घर और परिवार के उत्तरदायित्वों एवं उनके सदस्यों के रूप में सभी कार्यों को करने की शिक्षा भी उनको दी जानी चाहिए। स्थानीय यात्राओं को कुशलता से करने की शिक्षा भी उनको दी जानी चाहिए। निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजनों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक और सामूहिक समाजीकरण में कुशलता प्राप्त करने की शिक्षा भी उन्हें दी जानी चाहिए। विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आंकने की शिक्षा दी जानी चाहिए। धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंध करने की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। कार्य, उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों से मिलकर रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत शिक्षण व छात्र संख्या। फ्रेंडसन महोदय के अनुसार मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो 12 से लेकर 15 तक ही होनी चाहिए, कि जो कक्षा है वो 12 से 15 छात्रों की ही होनी चाहिए। फिर है विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेज। फ्रेंडसन महोदय के अनुसार मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो अपनी सीमित योग्यताओं के कारण सामान्य कक्षाओं में ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते हैं। ये कक्षाएं उनमें सामाजिक असमायोजन का दोष भी पैदा कर देती हैं। अतः उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फिर है शिक्षा के उद्देश्य। फ्रेंडसन महोदय के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। पहला है जन्मजात शक्तियों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है दैनिक जीवन में व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगला उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना। अगला उद्देश्य है स्वस्थ आदतों का निर्माण करना। अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करना। फिर है मंदबुद्धि या पिछड़े बालकों का शिक्षक कैसा होना चाहिए। मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालकों को शिक्षा देने वाले अध्यापक में निम्नलिखित गुण या योग्यताएं होनी चाहिए। शिक्षक को बालकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को बालकों को सहायता, परामर्श और निर्देशन देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और शिक्षक को बालकों में संवेगात्मक संतुलन और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक दशाओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को बालकों की कमियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पर साथ ही उसे विश्वास होना चाहिए कि वे प्रगति कर सके। शिक्षक को बालकों को भी दी जाने वाली शिक्षा का उनके वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित
करना चाहिए। शिक्षक को बालकों को 1 या 2 हस्तशिल्पों की शिक्षा देने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक को बालकों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए और बालकों को उसे महत्व देने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को बालकों को शिक्षा देने के लिए सरल विधियों, मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सभी प्रकार के जो उपयुक्त उपकरण हैं उनका प्रयोग छात्रों के समक्ष करना चाहिए। शिक्षक में भय, धैर्य और संकल्प के गुण भी होने चाहिए कि वो हमेशा मंदबुद्धि बालकों के प्रति धैर्य रखे ताकि वह बालकों की मंद प्रगति से हतोत्साहित न हो जाए। शिक्षक में बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का भी गुण होना चाहिए। अंत में सार के रूप में हम यही कह सकते हैं कि कुप्पुस्वामी महोदय ने कहा है कि मंदबुद्धि बालकों के शिक्षकों को उनको शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा बहुत धैर्यवान, सहनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। फिर है समस्यात्मक बालक कि जो प्रॉब्लम चाइल्ड है उनका अर्थ हम देखने वाले हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहा जाता है जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वो समस्या बन जाती है, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सभी उसकी समस्याएं हैं। समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन महोदय ने लिखा है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या फिर व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार। समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी होती है। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के बालक होते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाने वाले, पसंद न करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले आदि आदि समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। हम इनमें से प्रथम जो 3 हैं उन्हीं का वर्णन करेंगे। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले और क्रोध करने वाले। सबसे पहला है चोरी करने वाले बालक। चोरी करने के क्या कारण हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी बालक में चोरी करने की जो बुरी आदत होती है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला है अज्ञानता। छोटा बालक जो है वो अज्ञानता के कारण ही चोरी करता है। वह यह नहीं समझता या जानता कि जो वस्तु जिसके पास है उसी का उस पर उचित अधिकार होता है। दूसरा कारण है अन्य विधि से अपरिचय, कि कोई भी बालक इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसे वांछित वस्तु को प्राप्त करने की और कोई विधि नहीं मालूम होती। वो चाहता है कि मेरे पास ये वस्तु हो, तभी वो चोरी करता है। अगला कारण है उच्च स्थिति की इच्छा। किसी बड़े बालक में अपने समूह में अपनी उच्च स्थिति व्यक्त करने की प्रबल लालसा या इच्छा होती है। अपनी इसी लालसा को पूरा करने के लिए वह धन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की चोरी करता है। कि कोई बालक जो होता है वो अपने आप को ऊंचा या बड़ा दिखाने के लिए इस प्रकार की चोरी की आदतें डाल लेता है। माता पिता की अवहेलना। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार जिस बालक की अपने माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है, ताने दिए जाते हैं, वह उनको समाज में अपमानित करने के लिए चोरी करने जैसे कार्य करने लगता है। अगला है साहस दिखाने की भावना।
किसी बालक में दूसरे बालकों को यह दिखाने की प्रबल भावना होती है कि वह उनसे अधिक साहसी है। वह इस बात का प्रमाण चोरी करके देता है कि उसमें इतना साहस है कि वो चोरी कर सकता है। अगला कारण है आत्म नियंत्रण का अभाव। बालक आत्म नियंत्रण के अभाव के कारण भी चोरी करने लगता है। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी को वो चुरा लेता है या फिर चुराने का प्रयत्न करता है। अगला कारण है चोरी की लत या आदत। किसी भी बालक में चोरी की आदत होती है। यह एक कारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वो चोरी करता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है। स्ट्रिंग महोदय ने एक बालक का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसने 23 पेटियों की चोरी की थी। फिर है आवश्यकताओं की अपूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी इसका प्रमुख कारण है कि जिस बालक की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती वह उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी करता है। यदि बालक को विद्यालय में खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेगा, घर से पैसे चुरा के लाएगा। फिर इस चोरी की आदत को रोकने के लिए क्या उपचार किए जाने चाहिए वो भी हम देखने वाले हैं। बालक की चोरी की आदत को समाप्त करने या छुड़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जाते हैं। पहला है बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक में आत्म नियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना कभी नहीं की जानी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक को खेलकूद और अन्य कार्यों में अपनी साहस की भावना को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो वस्तु जिसकी है उसी पर उसका अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में उसे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का भी सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे झूठ बोलने वाले बालकों के बारे में। झूठ बोलने वाले बालकों के क्या कारण हो सकते हैं कि बालक जो है वो झूठ बोलने की आदतें क्यों डाल लेता है। पहला है मनोविनोद। बालक कभी कभी केवल मनोविनोद या फिर मजे लेने के लिए भी झूठे बोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो आदतें पड़ जाती है। द्विधा मतलब बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से न समझ सकने के कारण भी दुविधा में पड़ जाता है और अनायास वो झूठ बोल जाता है। मिथ्या अभिमान कि किसी बालक में मिथ्या अभिमान की भावना बहुत बलवती हो जाती है। अतः वह उसे व्यक्त और संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलता है। मिथ्या क्या होता है? झूठ। वह अपने साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उन बालकों ने कभी नहीं सुनी थी। फिर है प्रतिशोध मतलब बदला। बालक अपने जो बैरी मतलब जो दुश्मन होता है उससे बदला लेने के लिए उसके बारे में झूठ बातें फैलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है। फिर है स्वार्थ। बालक कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण भी झूठ बोलता है। यदि वह गृह कार्य करके नहीं लाता है तो वह दंड से बचने के लिए शिक्षक के सामने यही कहेगा कि उसे अचानक पेचिश जैसी बीमारी हो गई थी। अगला कारण है वफादारी। कोई बालक अपने मित्र, समूह आदि के प्रति इतना वफादार होता है कि वह झूठ बोलने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। यदि उसके मित्र की तोड़फोड़ करने की प्रधानाचार्य से शिकायत हो जाती है तो वह इस बात की झूठी गवाही देगा कि उसका मित्र तोड़फोड़ के स्थान पर मौजूद नहीं था। अगला कारण है भय। स्ट्रिंग महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि भय जो है वो अनेक बालकों से झूठी बातों का मूल कारण
होता है कि अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण भी भय को माना जाता है। भय जिसके कारण बालक झूठ बोलता है और अनेक प्रकार का ये हो सकता है, जैसे कि कठोर दंड का भय, कक्षा या समूह में प्रतिष्ठा खोने का भय, किसी पद से वंचित किए जाने का भय आदि। फिर इस झूठ बोलने की आदत को किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है, इसके क्या उपचार हैं? बालक को ये बताना चाहिए कि झूठ बोलने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि हानि ही होती है। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने की कोशिश भी करनी चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रह करके उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगति और वातावरण में रखना चाहिए जिससे कि झूठ बोलने का अवसर उसको प्राप्त न हो सके। फिर है बालक से उसका अपराध स्वीकार करवा के उससे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। फिर है बालक की आत्मसम्मान की भावना को इतना प्रबल बना देना चाहिए कि वो झूठ बोलने के कारण अपना अपमान सहन नहीं कर सके। अगला है सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। फिर है क्रोध करने वाले बालक। क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार। साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि क्रोध जो है वो आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रुद्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप होते हैं, जैसे कि मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोंचना, तोड़फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना और व्यंग्य करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना। तो ये सभी फिर है क्रोध आने के कारण। बालक को क्रोध आने के कौन कौन से कारण है वो हम देख लेते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति में रुकावट होने से क्रोध आता है। किसी के प्रति ईर्ष्या होने से क्रोध आता है। खेल, कार्य या इच्छा में बाधा डालने पर क्रोध आता है। किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकने के कारण क्रोध आता है। किसी वस्तु को छीन लिया जाता है तो बालक को क्रोध आएगा। किसी बात से बालक निराश हो जाएगा तो क्रोध आ जाएगा। अगर बालक अस्वस्थ या रोगग्रस्त है तो उसको क्रोध आएगा। किसी कार्य को करने में अगर वो समर्थ नहीं है तो क्रोध आएगा। कार्य व्यवहार में निरंतर कमी निकालने के कारण उसे क्रोध आएगा। अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। फिर क्रोध को कम करने के क्या उपचार हैं वो भी हमें देख लेते हैं। तो बालक को क्रोध के दुर्गुण मतलब जो बुरा गुण है उससे मुक्त स्वतंत्र करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाएगा। पहला है रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना। जिस बात पर बालक को क्रोध आए उस पर से उसका ध्यान हटा देना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। क्रोध को क्रोध व्यक्त करके नहीं बल्कि शांति से शांत करना चाहिए। क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दबाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा करने से उसका क्रोध और अधिक बढ़ जाएगा। खेल, कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बालक को कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। कार्य, व्यवहार आदि में अकारण दोष मतलब कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उससे तर्क करके यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध करने का जो कारण है वो अनुचित है।
तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और किसी प्रकार के अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक